तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली हम लोग को डिस्कस करना है क्या, टाइप ऑफ फोर्सेस हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्सेस में हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात कर रहे थे कि व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स। सो लेट्स डिस्कस अ लिटिल मोर डिटेल अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स, बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फोर्सेस फर्स्ट, जो हमें याद रखने हैं यहाँ पर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद, हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ रखी है, जल्दी से इसको हम लोग एक रिकैप करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एनएलएम में हम लोगों ने डिस्कस किया है क्या, सबसे पहली चीज क्या कि व्हाट इज अ फोर्स, फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया कि व्हाट इज अ फोर्स। तो बेसिकली द फोर्स इज an external factor which changes the state of rest or motion। ठीक है, बेसिकली हमको इसी से डील करना है यहाँ पर, इसी टॉपिक को डील करना है यहाँ पर, इससे ज्यादा हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, और इस चैप्टर में इसके बाद स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इसके बाद भी जो फोर्स है इट कैन चेंज द डायरेक्शन एज वेल एज चेंज द पोजीशन। ठीक है, स्टेट ऑफ सॉरी शेप और साइज। ठीक है, इन तीनों चीजों के डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने बात किया क्या कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, है ना, कौन कौन से टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं। तो टाइप ऑफ फोर्सेस में बेसिकली हम लोगों ने देखा क्या, सबसे पहला हम लोगों ने देखा एक टाइप जिसको हमने बोला क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कांटेक्ट, दैट इज कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। बट अब उन सबको हम डिटेल में डिस्कस ना करते हुए हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज आपको ध्यान रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स, कभी भी फोर्स को अप्लाई करते टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स को ध्यान रखना है। दूसरा दैट इज एक्चुअली नथिंग बट वेट, वेट हमें हमेशा जरूरी है याद रखना है mg। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है आपको, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन ये एक कांटेक्ट फोर्स है और इस नॉर्मल रिएक्शन को हमेशा ध्यान रखना है कि ये हर एक पॉइंट पर एक्शन रिएक्शन के साथ लगने वाला है। थर्ड पॉइंट इज दैट इज टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन जो कि टी होता है ये हर एक पॉइंट पर कांटेक्ट में होता है, तो सिंगल स्ट्रिंग सिंगल टेंशन, ये बात ध्यान रखना है। एंड द सेकेंड पॉइंट यहां पर याद रखना क्या, एट ऑल द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑल द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इट विल एक्ट। ठीक है, ये दो बातें होगी। उसके बाद चौथा फोर्स जिसे हम लोग कहते हैं क्या, फ्रिक्शन फोर्स। एंड फिफ्थ दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में आज डिस्कस करना है। जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो ये फोर्स कैसे लगता है ये बारे में बात डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फ्रिक्शन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अलावा एंगल ऑफ रिपोज क्या है, इसमें क्या रिलेशन होता है, कुछ और चीजें हैं जो कि चैप्टर में आगे आपको पढ़ने को मिलेंगी। बट फ्रिक्शन फोर्स दैट इज वेरी सिंपल, वी विल डिस्कस विद द फ्रिक्शन फोर्स एंड स्यूडो फोर्स इन दिस लेक्चर, एंड देन वी विल स्टार्ट दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द फ्रिक्शन। लास्ट क्लास में हमने बताया था क्या, फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर क्या है कि फोर्स लग रहा है और वो किस पर रखा हो, किसी रफ सरफेस पर, तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे अगर मेरे पास यहां पर देखो, सी दिस इज द सरफेस एंड इट इज एक्चुअली द रफ सरफेस। ये कैसा सरफेस है बेटा, रफ सरफेस है। और इस रफ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर अगर रख दिया जाए, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है इस रफ सरफेस पर अगर रखा जाएगा तो यहां पर लगने वाला जो फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स, वो किसकी वजह से होगा, इस रफ सरफेस की वजह से होगा। लेकिन उसके लिए भी मैंने बताया था सबसे पहली और जरूरी चीज क्या होनी चाहिए बेटा, यहां पर उस बॉडी में मूविंग टेंडेंसी होनी बहुत जरूरी है। मूविंग टेंडेंसी, जब बॉडी में मूविंग टेंडेंसी होगी मतलब इस पर जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो आपके पास ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल और ड्राइविंग फोर्स, इसके अगेंस्ट आपका एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। द वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स इज एक्चुअली एफ। it is two type, that is a static friction that is mu s into normal reaction force, and second is F kinetic that is mu k into normal reaction force. What is mu s and mu k? So basically mu s is known as coefficient of static friction, है ना,
और म्यू के इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, मतलब ये कब तक लगेगा, जब तक बॉडी रेस्ट में है, और ये कब लगेगा, जब बॉडी मोशन में आ जाता है ना। और ये देखने को मिलता है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज जनरली या एग्जैक्टली ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन दैट वी ऑब्जर्व हियर। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको देखना है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि ये फ्रिक्शन फोर्स लगता कैसे है, तो पहले क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर जब बॉडी मूव करने लगेगी तब क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। बट स्टैटिक फ्रिक्शन भी तब तक नहीं लगेगा जब तक बॉडी के अंदर मूविंग टेंडेंसी स्टार्ट ना हो। मतलब हमने ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया और हमने कहा बताओ फ्रिक्शन कितना है, तो यू विल से सर देयर इज नो फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो। व्हाई? बिकॉज बॉडी इज नॉट ट्राइंग टू मूव, ओके, it will try to move when some force is applied on it, okay. And the third point is this is called self adjusting force। कैसा फोर्स है बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसे आप समझते हैं, जैसे this is the object, let's suppose its mass is m, mass is 20 kg, okay, the coefficient of static friction is let's suppose 0.4, ओके। तो ये मास कितना है, 20 kg है। हमने बताया ऑर्डर आपको याद रखना, सबसे पहले आपको वेट देखना है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन देखना है, तीसरा टेंशन अगर है तो देखना है, चौथा अगर फ्रिक्शन है तो देखना है। पहले देखो वेट, इसका वेट किधर काम करेगा बेटा, नीचे की तरफ mg, कितना होगा सर 20 इंटू 10 दैट इज 200 न्यूटन, ओके। नाउ what is the amount of normal reaction? Yes, normal reaction will act. Why? Because this block is actually in contact with the surface or table. तो टेबल क्या करेगा, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा और ये टेबल पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज एक्चुअली वर्टिकली अपवर्ड। क्या ये बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सिलरेट कर रहा है? नो, no vertical motion, hence we can say the upward force is equals to downward force। मतलब the normal reaction is equals to m into g, that is actually 200 newton, okay। So what is the static friction की value, that is 0.4। तो what is the friction force that can act, that is mu s into n, that is 0.4 into 200 newton। मतलब क्या हुआ सर, it is 80 newton। Now this 80 newton is the maximum value, this is the maximum value of friction, और कौन सा फ्रिक्शन, static friction, that can apply or that can come into action when the body will tries to move, ठीक है, body will try to move, है ना। तो ये क्या हो गया, can apply between the surface or by the surface, okay। ये हो गया क्या, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम फ्रिक्शन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। नाउ दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके, इज हियर। तो हमने कहा क्या, एफ मैक्सिमम कितना लग सकता है सर, इट इज 80 न्यूटन लग सकता है, ओके। हमने कहा बट इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। व्हाट डज इट मीन द सेल्फ एडजस्टिंग, मतलब आपने यहां एक्सटर्नल फोर्स लेट सपोज 40 न्यूटन लगाया, कितना लगाया बेटा, 40 न्यूटन। जब आप 40 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसे मूव करने ही नहीं देगा, कहेगा भाई तेरा जो फ्रिक्शन तू अप्लाई कर रहा है उससे ज्यादा तो मेरे पास फ्रिक्शन है ना। तो इसको क्या करेगा, दिस स्टैटिक फ्रिक्शन विल प्रिवेंट टू मूव, है ना। तो इसका मतलब जितना आपने आगे की तरफ फोर्स लगाया, अगर इसको स्टेशनरी ही रखना है तो पीछे की तरफ कितना फोर्स होना चाहिए बेटा, केवल 40 न्यूटन। दिस 40 न्यूटन इज अप्लाइड बाय व्हाट, द फ्रिक्शन फोर्स, दिस विल बी द फ्रिक्शन फोर्स एट दिस पॉइंट। मान लो तुमने यहां पर 60 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा बेटा, 60 न्यूटन हियर। तुमने यहां 79 न्यूटन फोर्स लगा दिया, फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, 79 न्यूटन। तुमने यहां 80 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन कैन एक्ट 80 न्यूटन। बट इफ यू आर इंक्रीजिंग द फोर्स लाइक 81 न्यूटन, मींस दिस फोर्स इज एक्चुअली गोइंग टू बियॉन्ड द मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट कैन बी अप्लाइड, दैट मे एक्ट, हेंस अब कहेगा क्या, भैया मैं सरेंडर कर रहा हूं। मतलब क्या हुआ कि इफ यू आर अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स लेस देन maximum value of static friction, in that condition the friction force will be nothing but equal to the external force, ठीक है। बट जब आपका external force
क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो बॉडी क्या करने लगती है बेटा, मूव करने लगती है। और जब बॉडी मूव करेगी तो जैसे ही बॉडी मूव करेगी, अब स्टैटिक की जगह क्या लगना शुरू हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है। बोलो ये बात समझ में आ गई सबको? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक है, क्या मैं इसको मिटा सकता हूं बेटा? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो इसका। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 1, 2 एंड 3। सर इससे पहले वाली स्क्रीन ये तो पहले से है बेटा, इसका मैंने भेज दिया था वीडियो। नो सर, वो ब्लैक वाली। ब्लैक वाली बेटा नहीं मिल पाएगी स्क्रीन, वो ओके सर। टेम्पररी स्लाइड थी। ठीक है, हो गया नोट? यस सर। ओके, अब देखो इसी चीज को अगर मुझे यहां समझना हो तो इसको समझते हैं। यहां पर मैंने क्या बोला, पहली इंपॉर्टेंट चीज बोली कि यहां पर अगर कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ क्या लग सकता है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, दैट इज एफ। लेकिन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, दैट इज लेट सपोज 80 न्यूटन है। ठीक, और आप जो है अप्लाई जो कर रहे हो उस फोर्स की वैल्यू क्या है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स विच इज लेट सपोज 40 न्यूटन। तो क्या है, 40 न्यूटन क्या है, कम है इससे, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स आप कितना लगा रहे हैं बेटा, एफ एक्सटर्नल विच इज एक्चुअली 40 न्यूटन। बॉडी किस में है, रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी कितना लगा होगा, 40 न्यूटन। तो इन दिस कंडीशन क्या, व्हेन द एफ मैक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्सटर्नल, द वैल्यू ऑफ friction force is nothing but applied external force, that is 40 न्यूटन। मतलब आपने यहां F फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कितना लगा, आपके बराबर। सी, आपने फ्रिक्शन अपना एक्सटर्नल फोर्स और बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ गया। आपने एक्सटर्नल फोर्स और बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ गया। आपने एक्सटर्नल फोर्स एग्जैक्टली इतना बढ़ा दिया कि F जो है वो भी मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो गया, 80 न्यूटन के बराबर। तो दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, कि मैक्सिमम इतना फ्रिक्शन लग सकता है। और इससे जैसे ही आप आगे फोर्स बढ़ाओगे, आप आगे ही फोर्स बढ़ाओगे, बॉडी क्या करने लगेगी बेटा, मूव करने लगेगी। और इसके बाद देखो ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हो गई। और ये फ्रिक्शन की ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगी। और इसे क्या बोलेंगे बेटा, एफ काइनेटिक। और ये क्या है, एफ स्टैटिक के मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो जनरली ये वैल्यूज हैं, ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो इंस्टेंटेनियसली लग रहे होंगे। बोलो बात समझ में आ गई? दिस इज व्हाट अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? हेलो, यस सर। ओके। नाउ लेट्स डिस्कस दैट इज, लास्ट टाइम दिखा हाँ लो, रिकॉर्डिंग वैसे मैंने कर ली है बेटा, देख लेना, ठीक है, मैं भेज दूंगा तुम्हें आज ही। बॉयंट फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो देखो बॉयंट फोर्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बेटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स को भी आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, पहले ये फ्रिक्शन समझ में आ गया ना। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज व्हाट, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जहां पर क्या लगेगा बेटा, स्यूडो फोर्स लगेगा। ठीक, तो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, फ्रेम बेसिकली हम जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पर होता है। मान लो कि हमारे पास एक लिफ्ट है, और ये लिफ्ट जो है वो बेसिकली क्या करने वाली है बेटा, दिस लिफ्ट इज एक्चुअली हियर। और इस लिफ्ट में एक इंसान खड़ा है, किस पर, एक वेइंग मशीन पर मान लो। ठीक, और इफ दिस लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग, sorry, accelerating नहीं, if the acceleration of the lift is 0 means its velocity is constant or it is in rest। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है ना। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, if the same lift
इज ईदर एक्सिलरेटिंग और रिटार्डिंग। क्या कर रहा है बेटा, या तो ए एक्सिलरेशन ऊपर हो या नीचे हो सकता है, ठीक है। सो इफ हैड अ एक्सिलरेशन दैट इज इक्वल्स टू ए। तो अगर कोई भी ऐसा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, कोई एक ऐसी बॉडी हो जो क्या हो, ऑलरेडी एक्सिलरेटिंग हो या रिटार्डिंग हो, और उस बॉडी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो जिसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जैसे दिस मैन, ठीक है, या आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहां अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो जब भी कोई एक्सिलरेटिंग बॉडी है तो उसे बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, और इसे क्या बोला जाएगा बेटा, इनर्शियल फ्रेम, inertial frame. And in inertial frame there is no pseudo force, but here there is a pseudo acceleration, and due to this acceleration you will get a pseudo force, ठीक है। जैसे आप कभी लिफ्ट में जाओ और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लगे, आपको लगता है आप बहुत तेजी से नीचे पुश कर रहे हो ना बेटा, या फिर आप अगर एक कार है और इस कार में आप बैठे हो, है ना, मान लो ये जीप है और यहां पर आप बैठे हो, अचानक से ये एक्सेलरेट कर जाए आगे की तरफ, तो आपको क्या लगता है, पीछे की तरफ फोर्स लगता है, दिस फोर्स नथिंग बट कॉल्ड स्यूडो फोर्स। क्या कहलाता है बेटा, ये स्यूडो फोर्स। और इसी स्यूडो फोर्स की जो वैल्यू है ना, वो कितनी होती है, तो स्यूडो फोर्स इज एफ पी इज इक्वल्स टू, जिस बॉडी, ये बॉडी है ना जिसका मास क्या है, एम है, जिस बॉडी पर लग रहा है उसका मास इनटू एक्सिलरेशन, किसका एक्सिलरेशन, जिस फ्रेम के अंदर बैठा है, तो एक्सिलरेशन ऑफ द फ्रेम, जिस बॉडी के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो कभी भी अगर एक एक्सिलरेटिंग बॉडी के अंदर कोई बॉडी है, दैट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एंड इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम यू विल अप्लाई अ फोर्स दैट इज स्यूडो फोर्स, ठीक है। मेरी बात को फिर से ध्यान से समझना बेटा, स्यूडो फोर्स क्या है, सी, अगर कोई एक्सिलरेटिंग बॉडी है, एक्सिलरेटिंग, और उस एक्सिलरेटिंग बॉडी के अंदर आप बैठे हो, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये क्या है, एक लिफ्ट है, और लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और आप यहां पर खड़े हो, ठीक है। अब जरा अपने बारे में सोचो कि आप पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। तो आप पहले ये देखो कि आप एक एक्सेलरेटिंग बॉडी के अंदर हो या नॉन एक्सेलरेटिंग बॉडी के अंदर हो, तो आपका आंसर है यस सर, आई एम इनसाइड द एक्सेलरेटिंग बॉडी। जैसे ही आपको ये समझ में एक्सेलरेटिंग बॉडी के अंदर हो, तो आप ये मान के चलो कि आपके पास क्या आपका वेट काम करेगा, यस। क्या आपको नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, यस। क्या आप फांसी लगा रहे हो यानी कि टेंशन फोर्स काम करेगा, तो नहीं, हम फांसी नहीं लगा रहे सर, टेंशन फोर्स काम नहीं करेगा, मतलब हमने किसी स्ट्रिंग का यूज नहीं किया है। अगला, क्या आपको यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो सर इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई मोशन नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसलिए फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, कोई रफ सरफेस नहीं है। क्या आपको स्यूडो फोर्स लगेगा, तो यस, क्योंकि ये ऑक्सीलरेटिंग बॉडी है। तो हाउ मेनी फोर्सेस दैट विल एक्ट इनटू दिस, 1 2 एंड 3 फोर्स, किस पर, इस बॉडी एम पर जो कि ऑब्जेक्ट है। तो जरा बताओ इस ऑब्जेक्ट का वेट किधर काम करेगा बेटा, नीचे की तरफ काम करेगा, दैट इज एम जी। ये बॉडी इस वेइंग मशीन के सरफेस पर खड़ा हुआ है, तो ये वेइंग मशीन इस पर क्या लगाएगा बेटा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो क्या ये बॉडी इस वेइंग मशीन पर भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, यस लगाएगा, एन, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन that is the normal reaction experienced by the machine। बोलो बात समझ में आ रहा है, यस सर। अब जरा सोच के देखो कि ये मशीन को क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, हम बात समझेंगे फिलहाल। अब इसके अलावा कौन सा फोर्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स, किस पर लग रहा है, इस बॉडी पर लग रहा है। अच्छा जी, इस बॉडी पर अगर स्यूडो फोर्स लग रहा है तो वो किधर लगेगा, तो इट विल गेट एन एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो इसके ऑपोजिट कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा, ए, ठीक है। तो फोर्स कितना लग जाएगा, m इंटू ए, ओके। मतलब इस बच्चे को मैं अगर बाहर अलग से ऐसे बना दूं और मैं कहूं कि इस बच्चे पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो यू विल से सर 2 फोर्स नीचे की तरफ, एक ma और एक mg लग रहा है।
और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जिसका नाम क्या है N। क्या ये बच्चा मूव कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। तो नहीं सर, ये लिफ्ट पे खड़ा है, ये रेस्ट में है। अच्छा, अगर ये रेस्ट में है इसका मतलब क्या है? ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है? 0। मतलब सर अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, है ना? हाँ सर। तो यहां पर अपवर्ड फोर्स कितना है? N, दैट इज ma प्लस mg। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आ गया? mg प्लस a। तो बताओ क्या नॉर्मल रिएक्शन यहां पर, और एक केस और ले लो, यहां पर जब इसका एक्सेलरेशन 0 होता तब ये कितना नॉर्मल रिएक्शन मिलता है इसको बेटा? n इज इक्वल टू mg मिलता ना? यस सर। तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा मिल रहा है? यस, mg प्लस a, mg में ma ऐड हो गया ना बेटा? यस सर। तो ऐसे कंडीशन में जब अगर ma ऐड हो गया यहां पर, तो आपका वेट जो है वो क्या मिलेगा आपको? ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? यस सर। तो यहां पर वेट आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये 5 फोर्सेज है जिनको आपको याद रखना है हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। mg, n, t, फ्रिक्शन एंड स्यूडो। ओके, यस सर। अब सोचो, ये बात आपको यहां पर क्लियर हो गई। एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं। लेट सपोज, ध्यान रखना हमने क्या बोला कि इस एक्सेलरेटिंग बॉडी के अंदर, एक्सेलरेटिंग बॉडी ऊपर की तरफ है, अगर ये दो इंसान खड़े हैं, एक है 40 kg का और एक है 100 kg का, ठीक है? तो जब ये बॉडी जिसके अंदर ये लोग हैं वो ए एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने वाला है ऊपर की तरफ, तो क्या दोनों को सेम स्यूडो एक्सेलरेशन मिलेगा? द एक्सेलरेशन विल बी सेम, बोलो। यस। तो इसको भी ए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मिलेगा, इसको भी एक्सेलरेशन ए मिलेगा, बट क्या दोनों पर लगने वाला फोर्स बराबर होगा क्या स्यूडो? नहीं। नो सर। FP1 जो होगा वो क्या हो जाएगा? M1A, दैट इज सर 40 इंटू 20, सर इट इज 800 न्यूटन। जबकि दूसरे पर जो स्यूडो फोर्स लगेगा दैट इज व्हाट? M2A, सर 100 इंटू 20, दैट इज 2000 न्यूटन। Okay, so basically the pseudo force will differ according to the person, but the pseudo acceleration will be same. तो नोट में हम लिख सकते हैं ना बेटा, pseudo acceleration is same for all the bodies inside the accelerating, or we can say non-inertial frame of reference. Is that okay beta? Everyone, are you getting this point? Yes, sir. Okay, so basically we have discussed all the type of forces, that is mg, that is normal reaction, that is tension, friction and pseudo. Okay, now in this chapter what we have to do, let's discuss. Okay, what we have to discuss here, see, the chapter that is Newton's laws of motion is actually divided into two parts. The first portion is what? Newton's laws, है ना, and its application. और application ही क्या है यहाँ पर? application number 1 और application number 2, ठीक है? Application number 1 says just apply the second law, F net is equals to m into a. Net force is equals to what? M into a. और second application says what? Sir, it deals with momentum, impulse, change in momentum, ठीक है? इन सब के बारे में बात करता है। अब इसी में हमारे पास दो पार्ट आ जाता है। एक पार्ट आता है क्या? नॉन फ्रिक्शन, और एक आ जाता है हमारा क्या? विद फ्रिक्शन, ठीक है?
और विदाउट फ्रिक्शन और विद फ्रिक्शन की अगर बात करते हैं तो विद फ्रिक्शन में ही क्या आ जाता है, UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, बेंडिंग और बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, यहां पर क्या आ जाता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन में भी दोनों टाइप के आएंगे। यहां पर क्या आ जाएगा, बेसिकली यहां पर आ जाएगा तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करना होता है, यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। ठीक है, बेसिकली आपको क्या निकालना होता है, एक्सेलरेशन, दूसरा टेंशन फोर्स, तीसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मे बी फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शंस या फोर्सेस यहां निकालने होते हैं। तो दिस इज व्हाट फ्री बॉडी डायग्राम दैट वी हैव टू डिस्कस। पहले हम ये लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे बेटा। बट इन सबको पढ़ने के लिए हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग किसकी चाहिए थी, हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी सारे टाइप ऑफ फोर्सेस को। तो लेट्स स्टार्ट विद द FBD। फॉर्मूला क्या लगेगा, F नेट इज इक्वल टू M इंटू ए। मतलब क्या हुआ बेटा, देखो अगर मेरे पास यहां पर सी दो डायरेक्शंस है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक, आपको मैंने बता रखा कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो उसका वर्टिकल डायरेक्शन वाले मोशन से कोई लेना देना नहीं होता है ना। तो मान लो इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन A है, यहां पर फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है, यहां पर फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है। तो बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा सर, 20 माइनस 5, बोलो हाँ या ना। Yes. तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या कि सर नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में भी अगर मोशन होगा तो आप वहां पर भी यही लगाओगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, फॉर एग्जांपल देखो यहां पर मान लो यहां पर एक फोर्स लग रहा है क्या, mg, और ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन, और बॉडी क्या है, रेस्ट में है, किधर, वर्टिकल मोशन की तरफ कोई मोशन नहीं हो रहा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो वर्टिकल में मोशन ना होने का मतलब क्या हुआ, नीचे लाने वाला फोर्स कौन, mg। ये तो चाहता है कि बॉडी नीचे आ जाए, लेकिन अपवर्ड फोर्स क्या है, n। दोनों को माइनस करोगे तो क्या मिल रहा है, मास इनटू कोई एक्सेलरेशन मिल रहा है क्या, नो। तो mg इज इक्वल टू व्हाट, n। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है बेटा, इक्विलिब्रियम। तो जिस तरफ नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब इट इज इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल में भी नेट फोर्स जीरो है तो इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम एंड हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, समझ में आ गया इक्विलिब्रियम। सो इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, what does it mean, will it move, no, motion in that direction, मतलब the acceleration in that direction is zero। अगर ये अपवर्ड में है तो F अपवर्ड बराबर F डाउनवर्ड, मतलब अगर ये क्या है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, और अगर ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है तो क्या हो जाएगा बेटा, F फॉरवर्ड इज इक्वल टू F बैकवर्ड। बोलो मेरी बात समझ में आ गई। बट इफ बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया ना, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होना, जीरो होना। और इक्विलिब्रियम में अगर नहीं है तो नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और अगर नेट फोर्स नहीं जीरो इसका मतलब क्या, बॉडी विल डेफिनेटली एक्सिलरेट m इंटू ए। ठीक है, तो नेट फोर्स कैसे निकाला जाता है आपको पता है, F अपवर्ड माइनस F डाउनवर्ड इज इक्वल्स टू m इंटू ए, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में लगाना है तो, अदरवाइज F फॉरवर्ड माइनस F बैकवर्ड इज इक्वल्स टू m इंटू ए, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना है। तो इसी चीज का हमें क्या करना है बेटा, एप्लीकेशन करना है, एंड दैट विल बी डन बाय द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, है ना, तभी से हम सॉल्व कर पाएंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को। Yes, sir. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस कर लिया जाए, उसके बाद हम इसके बारे में भी आते हैं। ठीक है, जैसे टाइप 1 इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम दोनों पर आ ही जाएंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम पर आ जाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी का मतलब क्या होता है? फ्री मतलब दैट सिंगल बॉडी, बॉडी जिसके बारे में ऑब्जर्व कर रहे हो आप, OBSERVED, ऑब्जर्व बॉडी, और उसका क्या करना है? डायग्राम बनाना है। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक ब्लॉक है, ये इट इज प्लेस्ड ऑन दिस सरफेस, दिस इज द अनदर ब्लॉक, दिस इज वन मोर ब्लॉक, देयर आर 3 ब्लॉक्स, लेट सपोज। ठीक है, इट्स मास इज m1, इट्स मास इज m2, इट्स मास इज m3। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप याद रखना, अप्लाई ऑल द फोर्सेस। मतलब कैसे से चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करो mg, फिर नॉर्मल रिएक्शन, फिर क्या करेंगे आप? टेंशन, फिर फ्रिक्शन, फिर स्यूडो। ठीक है, इन सबको चेक कर लेना है। तो बताओ, क्या मास दिया हो सबका? यस। सबका वेट लगेगा? यस। इसका वेट कितना हो जाएगा? m1g। m1g किस पर लगेगा? इसके सेंटर पर लगेगा। इस पर वेट कितना लगेगा बेटा? m2g। और इस पर वेट कितना लगेगा बेटा? m3g। ठीक है भाई, सबका वेट लग गया। क्या नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? यस, दे आर इन कॉन्टैक्ट। तो सिंपली अगर ये टेबल है तो क्या करेगा? टेबल जो है इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, लेट सपोज n1, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगे टेबल पर? n1। अब ये और ये दोनों कांटेक्ट में है, तो ऊपर वाला क्या करेगा? इस पर फोर्स लगाएगा। नीचे की तरफ हमेशा नॉर्मल रिएक्शन क्या लगता है? अवे फ्रॉम द कांटेक्ट। ठीक है, तो इस पर लगा क्या? नॉर्मल रिएक्शन, लेट सपोज n2, तो इस पर भी नॉर्मल रिएक्शन लग गया क्या? n2 ऊपर। यहां पर चूंकि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग गया क्या? n3, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लग गया क्या? n3। ठीक है, उसके बाद क्या कोई टेंशन लगेगा? नहीं। क्या कोई फ्रिक्शन लगेगा? नहीं। क्या कोई स्यूडो लगेगा? नहीं, क्योंकि कोई मोशन नहीं है, सब रखे हुए हैं बस। अब इतना करने के बाद आपको क्या बनाना है बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे बनाओगे? तो लिखोगे फ्री बॉडी डायग्राम फॉर m1। नीचे वाले को उठाओ, सी। इसके सेंटर पर जितने डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं सबको लगाओ जरा। नीचे कौन सा लग रहा है? m1g। और कौन सा लग रहा है बेटा? n2। और ऊपर जो लग रहे हैं उसको लगाओ। कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? n1। ठीक है, और तो कोई फोर्स डायरेक्टली इस बॉडी पर नहीं लग रहा ना? 1, 2 और 3 ही फोर्स लग रहे हैं, बोलो हाँ या ना यार? हेलो, Yes, sir. समझ पा रहा ना बेटा? Yes, sir. फ्री बॉडी डायग्राम फॉर m2 अगर मैं बना दूं, दिस इज व्हाट? द मास m2। इस मास m2 पर बताओ ऊपर की तरफ फोर्स कौन लग रहा है? n2। यहां n2 लग रहा है। नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? m2g। और कौन सा लग रहा है बेटा? n3। बोलो हाँ या ना? और ऐसे ही हम बना सकते हैं क्या? FBD डायग्राम फॉर m3, दैट इज दिस ब्लॉक। नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है? m3g। ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है? m3। बोलो, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है? क्या ये सब मोशन में है? नो, दे ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या? टोटल अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा? टोटल डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि n1 बराबर n2 प्लस mg। इक्वेशन नंबर 1। यहां पर अगर देखो तो n2 इज इक्वल टू वॉट? n3 प्लस m2g। इक्वेशन नंबर 2। और यहां पर देखा जाए तो n3 इज इक्वल टू वॉट? m3g। अगर n3 उठा के यहां रख दिया जाए तो n2 मिल जाएगा, बोलो? m1g प्लस m2g, सॉरी m3 है ना? m3g। ठीक है, और अगर यही n2 उठा के यहां रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यू विल गेट n1, दैट इज m1g प्लस m2g।
plus m3g, ठीक है। सो दिस इज व्हाट n1, दैट इज m1 plus m2 plus m3 into g। मतलब क्या हुआ, ये जो टेबल है उसको कितना वेट महसूस हो रहा है बेटा? सो सर द वेट इज नथिंग बट n1, और n1 है क्या? द सम ऑफ ऑल द वेट्स। बोलो हाँ या ना यार। हम ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं बेटा? बोलो, समझ में आया ये चीज? Yes, sir. तो यही तरीका होता है क्या, कि जैसे मान लो हमारे पास एक वेइंग मशीन होता है, ऐसे तराजू वाला, सपोज सब्जी लेने कभी गए ही होगे, है ना? ऐसे यहां पर मान लो 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या जो मेजरिंग डिवाइस होती है, या बटखरा क्या बोलते हैं उसको, वेट बोलते हैं, ठीक है, वेट। दिस वेट इज प्लेस ऑफ 1 kg हियर, ओके। अब तुम्हें क्या लेना, पोटैटो लेना है, ठीक। मान लो 3 पोटैटो लेना है, जिसका वेट क्या है, कम है वेट से, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो इसमें और पोटैटो ऐड करते हैं। जब पोटैटोज ऐड करते हैं तो क्या हो रहा है, पहले मान लो m1 और m2 था, m1 m2 m3 था, तीसरा रखोगे तो उसका भी मास ऐड हो जाएगा, चौथा रखोगे तो उसका भी मास ऐड हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी ऑब्जेक्ट यहां पर हम ऐड करते जाते हैं, उन सबका वेट किधर लग जाता है बेटा? यहां लग जाता है ना। बोलो, तो वेट पूरा क्यों एक्सपीरियंस होता है? क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है, जो कि रेस्ट में है, तो यहां पर आपको क्या मिलता है, एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, अल्टीमेटली द नॉर्मल रिएक्शन विच विल बी एक्सपीरियंस बाय द टेबल इज नथिंग बट m1 plus m2 plus m3। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? बोलो बेटा, Yes, ये sir. समझ में आया? ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज वी हैव दिस टेबल, this is the string which is connected with this mass. Let's suppose its mass is 5 kg, ठीक है। The friction coefficient here is 0.4, okay, and the mass of this is 20 kg, let's suppose, ठीक है। ये दिया गया है, आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है? द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये जो पूरा सिस्टम है, विल दे मूव, मीन्स उनका एक्सेलरेशन क्या होगा। सेकेंड पॉइंट, इफ नॉट देन what is the friction force, comma, tension in a string, comma, the pressure, और इसी को बोलते हैं नेट फोर्स ऑन द पुली, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, समझते हैं इस क्वेश्चन को और करते हैं। देखो, जब भी क्वेश्चन को इस तरीके से आपको करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे ये क्या है, मास। अब जितने जितने फोर्सेस लगने उनका नाम लिख लो। सबसे पहले क्या देखेंगे, वेट mg, ठीक है। कहां कहां पर वेट लगाना बेटा? एक वेट यहां पर काम करेगा, दैट इज सर m1g, दैट इज 50 न्यूटन। डन, सॉरी। सेकेंड, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका भी मास होगा, दैट इज m2g, मास की वजह से वेट होगा सर 200 न्यूटन, ठीक है। सर पुली का भी तो मास होगा। नो बेटा, हियर दिस पुली इज मासलेस, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये क्या है बेटा, मासलेस है, ओके। दूसरा हमें क्या चेक करना है, इज देयर नॉर्मल रिएक्शन, यस। क्या एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में है? हाँ, यहां टेबल पर है एक जगह। क्या ये किसी के कांटेक्ट में है? नो। क्या ये किसी के कांटेक्ट में किसी दूसरे बॉडी के? नो। सो देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन एट दिस पॉइंट हियर, एन, ओके।
Now, third point is there tension force? Yes. How many tension force? One. Why? Because only one string is there which is used in this diagram. ठीक है. हाँ, जो टेंशन लग रहा है वो कहां कहां पर लगेगा? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर. इस पॉइंट पर जो टेंशन लगेगा वो किधर लगेगा? यहां पर लगेगा. यहां पर टेंशन हमेशा अवे लगता है पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट. यहां पर टेंशन इतना इधर लगेगा और ये टेंशन किधर लगेगा? यहां लगेगा. ये जो टेंशन टी लग रहा है ये किसको पुल करने की कोशिश कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को, है ना. ये टेंशन टी जो लग रहा है किसको पुल करने की कोशिश कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को. ठीक. ओके, अब समझते हैं. लेट्स ड्रॉ वन मोर थिंग. यहां पर फ्रिक्शन दिया हो तो फ्रिक्शन किधर लग सकता है बेटा? इधर. कितनी इसकी वैल्यू है मैक्सिमम? सर 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, चेक कर लेंगे कितना आएगा. सर 80 न्यूटन आ रहा है. ठीक है, अभी आगे कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हम लोग यहां पर क्या बनाना शुरू करेंगे? एफ बी डी. किसके लिए? फॉर, लेट सपोज इट्स नेम इज ए, फॉर ब्लॉक ए. दिस इज द ब्लॉक. इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है बेटा? एन. नीचे की तरफ कितना लग रहा है? सर 200. आगे की तरफ फोर्स कौन लगा रहा है? टेंशन. पीछे कौन लगा सकता है? फ्रिक्शन. ठीक है, ये चीजें हैं. ओके, अब दूसरी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे. तो फॉर ब्लॉक बी, इस ब्लॉक के बारे में सोचो. नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है बेटा? 50 न्यूटन. और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? टी. ठीक है, मतलब ये हो गया कि यहां पर जो बॉडी है ये टेंशन फोर्स कितना हो सकता है अगर बॉडी मूव ही ना करे? तो T मस्ट बी इक्वल टू 50 न्यूटन मैक्सिमम. यही लग सकता है ना बेटा? बोलो. अगर एक्सेलरेशन क्या हो जाए? 0, तो यही लगेगा T इज इक्वल टू 50 न्यूटन. अगर T 50 न्यूटन के बराबर लग जाए और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है बेटा? 80 न्यूटन, तो क्या ये 50 न्यूटन इसे मूव करा पाएगा? बोलो. तो आंसर इज नो, है ना. तो बॉडी क्या कर रही है? मूव नहीं कर रही है. बट ये जो मूविंग टेंडेंसी प्रोड्यूस करने वाली बॉडी है वो क्या कर रहा है? टेंशन, जो कि कितना है? 50 न्यूटन. हेंस द फ्रिक्शन maximum is, which is 80 newton, it is greater than the tension which is external force 50 newton. Hence we can say the static friction is nothing but 50 newton. बोलो हाँ या ना यार. इस बात को समझ में आ गया तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. Here the tension force is what? 50 newton only. तो tension is how much? 50 newton only. But अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना दे? एफ बी डी किसका बना दे? पुली का. तो पुली पर देखो यहां पर एक फोर्स लग रहा है और यहां पर एक फोर्स लग रहा है. इसका मतलब क्या कि अगर इसके सेंटर पर ये फोर्स लगा है तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है. द बोथ फोर्सेस आर 90 डिग्री. वो भी दोनों क्या है? टेंशन है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर काम करेगा? यहां पर. दैट इज अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. दैट इज अंडर रूट 2t. बोलो हाँ या ना. और Yes, ये sir. जो फोर्स लग रहा है यही तो क्या करेगा? ये यहां पर जो ये हिंज है और जो सपोर्ट है उसी पर तो लगेगा. तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रेशर. तो कितना आ जाएगा बेटा? 50 अंडर रूट 2 द प्रेशर. इज दैट ओके बेटा? तो ये सब किसका है? इक्विलिब्रियम का ही तो कमाल है. देखो, वर्टिकल डायरेक्शन मोशन ना होने में एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? 200 के बराबर. इधर मोशन ना हो रहा है तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज क्या होगी? बराबर होंगी. क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? क्या तुम्हें फ्री sir. बॉडी डायग्राम बनाना आ गया? समझ आ गया फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब? Yes, sir. Okay, so this is how we draw the free body diagram. And if we are taking one more example, the same thing you have to do. This is a block which is connected with the pulley, and this pulley is connected with another block. This is another string which is connected with the pulley. ठीक है, and this is connected with the other mass. ठीक है, its mass is 5 kg.
This is a friction-full surface. Its friction coefficient is 0.3. Its mass is 20 kg again, and this is what? Also 20 kg. Not 20 kg. Let's suppose 10 kg. ठीक है, हाँ बढ़िया, ये कहानी यहां पर है. ओके बेटा, द क्वेश्चन इज द सेम एज इन प्रीवियस वन. ठीक है, पहले तो आप क्या करोगे बेटा, सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे. दूसरा काम आपको क्या करना है बेटा, यहां पर चेक करना है कि मूव करेगा या नहीं करेगा. फिर क्या निकालना है आपको, आपको टेंशन निकालना है, आपको फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है वो निकालना है. ठीक है, और डी जो प्रेशर ऑन बोथ पुलीज, that you have to find out. This is your homework. Do and draw the diagram and show me before the next class. Okay, any doubt to anyone? किसी को कोई डाउट है बेटा? No, sir. ठीक है, so I am sending you the PDF of this topic. Okay, किसी को कुछ और पूछना है? For today we are done. कुछ पूछना बेटा? तो देखो हम लोगों ने आज बेसिकली क्या डिस्कस कर लिया, डिस्कस ये कर लिया कि इफ वी हैव अ बॉडी, है ना, इट कुड बी इन इक्विलिब्रियम और इन नॉन इक्विलिब्रियम. नॉन इक्विलिब्रियम मतलब वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज हमने इक्विलिब्रियम की बात कर ली कि बॉडी जब क्या है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स बराबर बैकवर्ड फोर्स. उसके बाद हम लोग अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, इसका प्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद दिस टॉपिक वन, दिस वन, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा. फिर उसके अगली क्लास में हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे, यूसीएम और इसके बारे में, फिर एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम. ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा. ओके, चलो, Yes, sir. देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास. टेक केयर एंड क्वेश्चन को करके आना. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. बाय बेटा. Thank you, sir.